हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लाइफ के हर एक फेज़ में नहीं हो सकता, लाइफ के हर एक एज में नहीं हो सकता। जिस फेज़ में होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़। इस फेज़ में मेल जो होता है वो मेल गैमीट बनाता है। मेल जो है मेल गैमीट बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म। और फीमेल होती है जो वो फीमेल गैमीट बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ओवम। स्पर्म इस तरह से दिखता है और ओवम इस तरह से दिखता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज़ में होता है। मेल गैमीट मेल बनाएगा, फीमेल गैमीट फीमेल बनाएगा। सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज़ में ही ये गैमीट्स बनते हैं, हर एक एज में नहीं बनते हैं। ठीक है। तो मेल बनाएगा मेल गैमीट, फीमेल बनाएगा फीमेल गैमीट, फीमेल बनाएगी फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमीट को कहते हैं ओवम। दोनों के स्ट्रक्चर्स भी हमने बना दिए हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ में ही सिर्फ रिप्रोडक्शन हो सकता है। छोटे बच्चों में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उनको रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है गैमीट्स का बनना, और गैमीट्स बनने के लिए सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज़ में ही गैमीट्स बन सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग होती है गैमीट्स के बनने की, यानी जब ह्यूमंस कैपेबल हो रहे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जब ह्यूमंस कैपेबल हो रहे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, स्टार्ट होता है गैमीट्स बनना, यानी जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही होती है, उस फेज़ को कहते हैं एडोलसेंस। उस फेज़ को कहते हैं एडोलसेंस। जिस वक्त सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही होती है, गैमीट्स बनने शुरू होते हैं, प्रोसेस शुरू होती है, उस फेज़ को कहते हैं एडोलसेंस। और एडोलसेंस की जो बिगनिंग होती है, स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है, जो स्टार्टिंग फेज़ होता है एडोलसेंस का, शुरुआती दौर जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग यानी बिगनिंग जो दौर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। तो शुरुआत होती है प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी में क्या क्या होते हैं? जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं वो मैच्योर हो रहे होते हैं। सेक्स ग्लैंड्स यानी जिनसे क्या निकलेंगे? हार्मोन्स। हार्मोन्स निकलना शुरू होते हैं, और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से, ये जो सेक्स ग्लैंड से सेक्स हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, इन्हीं ग्लैंड्स की वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। सेक्स हार्मोन्स मेल के अंदर जो होते हैं, यानी मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसे क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल के अंदर हार्मोन्स होते हैं उन्हें कहते हैं, फीमेल के अंदर जो होते हैं वो दो हार्मोन होते हैं। एक होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। मेल्स के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के अंदर होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर से समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में लाइफ के हर एक एज में नहीं होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज़ में होता है, जब गैमीट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये गैमीट्स बनना शुरू होते हैं
उसको हम कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये होता है इस लाइफ के फेज़ को हम क्या कहते हैं? अडोलसेंस कहते हैं। अडोलसेंस कहते हैं। ये 13 से लेके 19 तक की एज होती है, जो टीन वाली एज होती है, जिन्हें हम टीन एजर्स कहते हैं। वो होते हैं 13, इसमें भी टीन आता है, और 19 इसमें भी टीन आता है। 19 के बाद टीन नहीं आता है, यानी 20 आता है, 20 में टीन नहीं है। 19, 13, तो ये जो टीन वाली एज है इसको हम एडोलसेंस कहते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग वाली एज है 13 to 16 वाली, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। शुरुआती दौर जो एडोलसेंस का होता है उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। इसमें सेक्स ग्लैंड्स मैच्योर होते हैं, सेक्स ग्लैंड्स मैच्योर होते हैं और हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। मेल्स में टेस्टिस से निकलते हैं ये सब, यानी मेल्स में ये जो सेक्स ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं ये क्या होते हैं? मेल्स में टेस्टिस होती है और फीमेल्स में ओवरी होती है। मेल्स में टेस्टिस होती है और फीमेल्स में ओवरी होती है, सेक्स ग्लैंड। यही निकालते हैं क्या? हार्मोन्स। टेस्टिस ने निकाला टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, ओवरी ने निकाला फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है? बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, मेल्स में और फीमेल्स में। इन हार्मोन्स की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। वो चेंजेस क्या होते हैं ये हम समझ लें। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मेल की वॉइस चेंज हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स में क्या क्या होता है? वॉइस चेंज हो जाती है, आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है। देखा होगा आपने कि बॉयज़ की वॉइस बदल जाती है इस एज में। दूसरा क्या चेंज आता है? उनमें आता है एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड। जो स्वेट यानी पसीना और सीबेशियस ऑयल जो ग्लैंड होती हैं वो क्या हो जाती हैं? एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा गर्मी लगती है। ये होता है मेल्स में, बॉयज़ में। और क्या होता है? ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर। बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं और फेशियल हेयर्स यानी दाढ़ी और मूछें आ जाती हैं, यानी फेशियल एंड बॉडी हेयर्स आ जाते हैं। फेशियल एंड बॉडी हेयर्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्या चेंज होता है? इनमें 3 चेंजेस हो चुके हैं। लास्ट वाला चेंज क्या होता है? वो होता है एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। पेनिस बड़ा होना शुरू हो जाता है। एनलार्जमेंट किसका? पेनिस का। पेनिस एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है। तो ये 4 चीज़ होती हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फीमेल्स में भी प्यूबिक हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। फीमेल्स में भी क्या क्या चेंजेस आते हैं? प्यूबिक हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। प्यूबिक हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या उनमें चेंजेस आते हैं? उनमें मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। मैमरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। मैमरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और क्या चेंजेस आते हैं फीमेल्स में? उनमें भी एक्टिव फंक्शनिंग हो जाती है स्वेट और सीबेशियस ग्लैंड्स की, उन्हें भी
ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। स्वेट एंड सीबेशियस, एक जगह लिख दिया है हमने, इधर शॉर्ट में लिख रहे हैं, सीबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, स्वेट और सीबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है अभी आगे पढ़ाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी हो जाता है। ये 4 पॉइंट्स फीमेल्स में भी शुरू हो जाते हैं। रिवीजन करते हैं इतने का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा नहीं हो सकता ह्यूमंस में, सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज़ में होता है जब गेमीट्स बन रहे होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये जिस एज में आती है उसे कहते हैं एडोलसेंस या टीन एज। इसकी जो स्टार्टिंग बिगनिंग वाला दौर है उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। इसमें जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करते हैं। मेल्स में टेस्टिस सिक्रीट करता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में ओवरी क्या सिक्रीट करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिनकी वजह से ये 4 चेंजेस मेल में और ये 4 चेंजेस फीमेल में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये ग्लैंड का भी काम करता है, हार्मोन निकालता है। दूसरा हमने बात किया था, दूसरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दूसरा होता है वास डिफरेंस। दूसरा क्या होता है, वास डिफरेंस होता है। दूसरा होता है वास डिफरेंस। और तीसरा होता है पेनिस। पेनिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, लेकिन पहले टेस्टिस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। टेस्टिस जो होता है ओवल शेप का होता है, इस तरीके का दिखने वाला ओवल शेप का ऑर्गन होता है। ये हमारे मेल्स में एब्डोमेन के बाहर होता है। एब्डोमेन जो एरिया होता है पेट के नीचे, पेट वाला एरिया, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होता है। टेस्टिस बाहर, एब्डोमेन के बाहर, आउटसाइड द एब्डोमेन एक पाउच होता है। एक पाउच होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम कहते हैं। एक सैक लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एब्डोमेन के बाहर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ये टेस्टिस। एब्डोमेन से बाहर होता है। अब एब्डोमेन से बाहर क्यों होता है, इसका भी कारण है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस और टेस्टिस बनाता है स्पर्म। टेस्टिस क्या बनाता है, मेल गैमीट। मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। टेस्टिस क्या बनाएगा, मेल गैमीट यानी स्पर्म। मेल गैमीट बनाएगा और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो बॉडी के अंदर है, एब्डोमेन के अंदर है, वो है 37.2 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पर स्पर्म नहीं बन सकता, कभी भी इतने टेम्परेचर पर स्पर्म नहीं बन सकता, वो खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए उसे एब्डोमेन से बाहर रखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 1 to 2 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर। यानी कि अगर बाहर 37.2 है तो अंदर
35 या 36 डिग्री सेल्सियस होगा, 1-2 डिग्री कम होगा बाहर से, अंदर से। अगर अंदर 37.2 है तो यहाँ बाहर उससे 1-2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है, 35 या 36 डिग्री सेल्सियस पे। और इस पे क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा, ये एब्डोमेन के बाहर होता है, एक सैक यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये हैंग कर रहा होता है, हैंगिंग होता है, हैंग यानी लटका हुआ, हैंगिंग होता है, एक एब्डोमेन से बाहर निकला हुआ होता है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है और वो बनाता है स्पर्म। बाहर रहने से फ़ायदा ये होता है कि बॉडी के टेम्परेचर से 1-2 डिग्री कम टेम्परेचर मिलता है, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कैसे स्पर्म तो बन गया टेस्टिस के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई। अब आगे हम देखते हैं, और हमने ये पहले ही बता रखा है कि टेस्टिस एक और काम करता है। क्या? ये हार्मोन निकालता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल में बहुत सारे चेंजेस, 4 चेंजेस हमने बताए थे अभी जस्ट पीछे, 4 चेंजेस लाता है मेल में, यानी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है। ठीक है, ये बात हो गई टेस्टिस की। अब एक डायग्राम के थ्रू इन तीनों को समझते हैं कि क्या अरेंजमेंट होता है, कैसे ये बने होते हैं, कैसे ये रखे हुए होते हैं। ये हो गया टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर। टेस्टिस में क्या बना? स्पर्म ले जाने के लिए एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से आ रहे होते हैं यूरेटर्स। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेटर्स होते हैं, उसी के ऊपर जाके हैंग करता है ये वास डिफरेंस। इस तरह से जाता है और इसी से हैंग होके वापस इसी में लटक के नीचे आता है। ठीक है, नीचे आता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। अभी इसको समझा देते हैं अच्छे से। दूसरे तरफ भी ऐसे ही होगा, दूसरे तरफ का टेस्टिस भी ऐसे ही आएगा, उससे भी वास डिफरेंस निकलेगा और वो भी आएगा यहीं पे। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेना देना नहीं है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, यानी ये यूरिन कलेक्ट करता है। यूरिनरी ब्लैडर ये यूरिन को स्टोर करता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर किसको स्टोर करेगा? यूरिन को। उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर 2 ग्लैंड्स होती हैं। 2 क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पर 2 ग्लैंड्स होते हैं। एक पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स होते हैं और एक होता है प्रोस्टेट। 2 ग्लैंड्स होते हैं। एक पेयर क्या हो गया? ये सेमाइनल वेसिकल, और ये अकेला क्या हो गया? प्रोस्टेट। ये 2 ग्लैंड्स होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या सिक्रीट करेंगे? ग्लैंड्स हैं तो कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करते हैं? ये जो सिक्रीट करते हैं उसे कहते हैं सीमेन। सीमेन का क्या काम है वो अभी हम आगे बताएंगे। अब हम देखते हैं पहले कि हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या बना? स्पर्म। टेस्टिस के अंदर क्या बना? स्पर्म। स्पर्म बना। स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
इस तरीके से स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। ये होता है हेड, ये होता है टेल, और टेल किस काम आएगी? इसको मूवमेंट कराने के काम आएगी। टेल किस काम आएगी? मूवमेंट, आगे बढ़ाने के काम आएगी, मूवमेंट। टेल के सहारे ही ये चलता है आगे। हेड में ही होता है न्यूक्लियस, इसी में होता है डीएनए। हेड में ही होता है न्यूक्लियस, इसी में होता है डीएनए। बाकी होती है टेल। टेल होती है मूवमेंट के लिए। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? स्पर्म का। ठीक है, स्पर्म बना टेस्टिस के अंदर। ये क्या है? टेस्टिस। अब इस पाइप के थ्रू, ये जो वास डिफरेंस है, इस पाइप का क्या नाम है? इस ट्यूब का क्या नाम है? वास डिफरेंस। हमने यहाँ पे बताया था टेस्टिस, वास डिफरेंस और पेनिस, 3 चीज़ें। तो टेस्टिस से स्पर्म बना, वास डिफरेंट के थ्रू आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और यहाँ पे आया जब, तो इसमें सिक्रीशंस आई सेमाइनल वेसाइकल की। पहला ग्लैंड हुआ और दूसरा ग्लैंड हुआ प्रोस्टेट। इन दोनों ग्लैंड ने सिक्रीट कर दिया क्या? सीमेन। तो अब स्पर्म अकेला नहीं है, उसके साथ क्या है? सीमेन। सीमेन का काम क्या होता है? सीमेन एक फ्लूइड मीडियम होता है। फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा। ये स्पर्म को मूव करने में हेल्प करेगा। ये किस में हेल्प करेगा? मोटिलिटी। मोटिलिटी यानी मूवमेंट में हेल्प करेगा। स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करेगा और उसको न्यूट्रिशन भी देगा, खाना पीना भी देगा। कौन? सीमेन। किसको? स्पर्म को। मोटिलिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब फिर से देखते हैं शुरू से। स्पर्म बना टेस्टिस में, वास डिफरेंस से चला, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ने मिलकर उसको खाना पीना दिया और चलने में मदद की, और आगे वो बढ़ के यूरेथ्रा के थ्रू जहाँ से यूरिन पास होता है, यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म बाहर निकल जाता है, और यही यूरेथ्रा कवर्ड होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से। यही यूरेथ्रा कवर्ड होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से। इसे हम क्या कहते हैं? पेनिस। फिर से इस पूरी बात को समझ लेते हैं। टेस्टिस में बना स्पर्म, स्पर्म चला वास डिफरेंस से, वास डिफरेंस के बाद ये पहुंचा सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट के पास। इन दोनों ने इसको सीमेन दे दिया, इसको इसके ऊपर सीमेन छिड़क दिया। सीमेन से इसको मूव करने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ने में, मोटिलिटी में मदद मिली और न्यूट्रिशन भी मिला, खाना पीना भी मिला। अब ये आगे निकल जाता है बाहर, किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, और यूरेथ्रा को कवर करता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर का क्या नाम है? पेनिस। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक बात और, ये जो यूरेथ्रा था हमने बताया ये किसका पैसेज है? यूरिन। यहाँ से क्या जाता है? यूरिन। यूरिन का भी पैसेज यही है, और स्पर्म भी यहीं से आ रहा है। यूरिन भी यहीं से जा रहा है और स्पर्म भी जा रहा है, यानी यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है। कॉमन, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा। किसके किसके लिए? स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा। इतनी सी बात बार बार समझा दी। टेस्टिस बाहर क्यों रहता है? टेम्परेचर कम चाहिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट बात हमने बताया, यहाँ टेस्टिस से स्पर्म चला, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट क्या थे? 2 ग्लैंड्स जिन्होंने इसको सीमेन दिया, उसकी मोटिलिटी में हेल्प करने के लिए और उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा के चारों तरफ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं पेनिस। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं। एक पेयर ओवरीज, ओवरीज के बारे में हमने कुछ पढ़ रखा है, वहाँ से निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एक पेयर होती हैं ओवरीज और यही बनाती हैं फीमेल गैमीट, जिसको कहते हैं ओवम। मेल गैमीट को कहते थे स्पर्म और फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवम। तो पहला हो गया एक पेयर ओवरीज। इन दोनों से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जो ओवम को आगे लेके जाएगी, तो उसे हम कहेंगे एक पेयर ओविडक्ट। डक्ट लाइक स्ट्रक्चर यानी ट्यूब, ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एक पेयर ओवरीज, उनसे निकली ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स जाके खुलते हैं किस में? यूटेरस में। यूटेरस में ही बेबी होता है, यूटेरस में ही बेबी होता है, इसे वॉम भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है एक वजाइना। इसको अब हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। एक ओवरी इधर राइट साइड में और एक ओवरी इधर लेफ्ट साइड में, दोनों साइड ओवरी हो गई बराबर साइज की, ठीक है। दोनों से निकला फैलोपियन ट्यूब, दोनों से निकला फैलोपियन ट्यूब। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है दोनों से। वो आके खुलता है कहाँ? वो खुलता है यूट्रस में। वो खुलता है कहाँ? यूट्रस में, ठीक है। ये हुए ओवरीज। ओवरीज से आया ओविडक्ट, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब। ओवरीज से आया ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब। ये ट्यूब आके खुला कहाँ? ये है यूट्रस। ये क्या है पूरा? ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं यूट्रस। यूट्रस में खुला। यूट्रस होती है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसमें खूब सारी मसल्स होती हैं, मोटी मोटी मसल्स होती हैं। तो अब हम नाम लिख लेते हैं सबके। ये क्या हैं? ओवरीज, ओवरीज हैं। ये क्या है? ओविडक्ट, जो क्या लेके जाएंगी? ओवम। ओवम यानी फीमेल गैमीट को लेके जाएंगी। ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, इसी का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। ये आते हैं, ओपन होते हैं कहाँ? यूटेरस में, यूटेरस में, ठीक है। और यूटेरस के नीचे होता है वजाइना। और जहाँ पर यूट्रस और वजाइना का जंक्शन होता है, दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है, जिस जगह से वजाइना और यूट्रस अटैच्ड होते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं सर्विक्स। इसे हम कहते हैं सर्विक्स। अब क्या होगा? ओवरीज जो होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं, एक पेयर ओवरीज हैं। एवरी मंथ, एवरी मंथ, हर मंथ में दोनों में से कोई एक ओवरी क्या बनाएगी? ओवम। एक ओवरी यानी 1 ओवरी, दोनों में से कोई हो सकता है, कोई भी सिर्फ एक ही ओवरी क्या बनाएगी? ओवम। ओवम क्या है? फीमेल गैमीट। अब क्या है? हर मंथ में एक बार कोई एक ओवरी ओवम बनाएगी, फीमेल गैमीट। ओवम बन गया। ओवम फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ आएगा? यूट्रस में। ओवम किसके थ्रू जाएगा? ओवम जाएगा फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में। फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में क्या गया? क्या गया? ओवम पहुंच गया। अब ओविडक्ट में पहुंचने के बाद ओवम के साथ क्या होता है ये देखते हैं। मेल से आया मेल गैमीट,
मेल से आया मेल गैमीट, ये एंटर करेगा वजाइना में। मेल गैमीट कहाँ पहुँचा? वजाइना में। मेल गैमीट कहाँ पहुँच गया? वजाइना में। और फिर सर्विक्स से होता हुआ कहाँ पहुँचा? यूट्रस में। मेल गैमीट ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है, ये क्या है? मेल गैमीट। मेल गैमीट आया वजाइना में और ऊपर गया सर्विक्स में और ऊपर गया यूट्रस में और ऊपर जाता है कहाँ? ओविडक्ट में। क्या पहुँच गया? मेल गैमीट यानी स्पर्म। अब देखते हैं स्पर्म की कहानी। स्पर्म पहुँचा कहाँ? वजाइना में। वजाइना से कहाँ गया? ऊपर गया सर्विक्स में और ऊपर गया कहाँ गया? यूटेरस में और ऊपर गया कहाँ पहुँच गया? फैलोपियन ट्यूब में यानी ओविडक्ट में। यहाँ पे क्या था? फीमेल गैमीट। यहाँ पे क्या पहुँचा था? फीमेल गैमीट भी यहीं पर था, इंतज़ार कर रहा था मेल गैमीट का। फीमेल गैमीट यानी ओवम। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या है? अब फैलोपियन ट्यूब में क्या है? फैलोपियन ट्यूब में फीमेल गैमीट तो पहले से था, ओवरीज से आया और यहाँ पे क्या पहुँच गया? स्पर्म। यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ओवम तो पहले से था, अब आ गया यहाँ पे क्या? स्पर्म। यानी मेल और फीमेल गैमीट दोनों पहुँच गए कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। इस प्रोसेस को अब दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट खूब सारे डिवीज़न करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो बन जाता है इस तरीके का दिखता है, जो ये एम्ब्रियो बन गया है वो आता है कहाँ? अब यहाँ पे क्या बना? ओविडक्ट में क्या हुआ? फिर से शुरू करते हैं। ओवरीज ने दिया ओवम, आया फैलोपियन ट्यूब में, इंतज़ार कर रहा है मेल गैमीट का। मेल गैमीट गया ऊपर वजाइना से और ऊपर, सर्विक्स से और ऊपर, यूट्रस से और ऊपर और पहुंच गया फीमेल गैमीट के पास फैलोपियन ट्यूब में। दोनों आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट ने क्या किया? डिवीज़न। जाइगोट ने क्या किया? डिवीज़न। खूब सारा डिवीज़न किया तो एम्ब्रियो बन गया। अब ये एम्ब्रियो नीचे आएगा कहाँ पर? यूटेरस में। एम्ब्रियो कहाँ आया? यूटेरस में आया और यूटेरस की जो दीवार थी, ये मोटी सी जो दीवार है यूटेरस की, इससे क्या हो गया? चिपक गया। यूटेरस की वॉल से क्या हो गया? चिपक गया, इम्प्लांट हो गया, उसी में चिपक गया। इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। जो एम्ब्रियो था वो नीचे आया यूट्रस में, यूट्रस की वॉल से चिपका, इम्प्लांट बन गया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, किससे चिपक गया? यूट्रस की वॉल से। क्यों चिपक गया? यूट्रस की वॉल से अब उसे ऐसा क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? यूट्रस की वॉल से, अगर ये यूट्रस की वॉल है, मोटी सी वॉल है यूट्रस की, यहाँ पे आके जाइगोट यानी एम्ब्रियो चिपक गया। एम्ब्रियो चिपका तो यूट्रस से अटैच हुआ जिस टिश्यू के थ्रू, जिस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू अटैच हुआ, उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? दोनों के जॉइन होने पे जो अटैचमेंट, जो दोनों के बीच में कनेक्शन बना, किसके किसके बीच में जो कनेक्शन बना,
एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में, एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में, यानी एम्ब्रियो जब गया यूट्रस से चिपका तो यूट्रस में एक अटैचमेंट बना लिया, उसको हमने क्या कहा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में ढेर सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम कहते हैं विलाई। इसे हम क्या कहते हैं, विलाई। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा में, इसे हम क्या कहते हैं, विलाई। अब इस विलाई से क्या होगा, अब इस विलाई से क्या होगा कि ये जो एम्ब्रियो था ये ग्रो करके क्या बनाएगा, नया बेबी बनाएगा। एम्ब्रियो करके ग्रो करके नया बेबी बनाएगा। बेबी बनने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, खाना पीना, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या चाहिए, वेस्ट जो होंगे उनको बाहर भी निकालना होगा, वेस्ट आउटपुट। ये सारे काम कौन करवाएगा, प्लेसेंटा। ये सारे काम प्लेसेंटा करवाएगा। प्लेसेंटा के पास जो मदर का ब्लड जा रहा होता है उससे न्यूट्रिशन ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, कौन, एम्ब्रियो, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। इस पूरे प्रोसेस को एक बार हम फिर से समझते हैं। ओवरीज थी, इनसे यहाँ पे आया ओवम, स्पर्म भी बाहर से ऊपर चढ़ता हुआ पहुँच गया कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ओवम और स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, उसने डिवीज़न किया, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो चिपक जाता है यूट्रस से, किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू। किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू चिपक गया यूट्रस से। अब ये यूट्रस इम्प्लांट हो चुका है। क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब एम्ब्रियो चिपक जाता है यूट्रस से, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इस प्लासेंटा से चिपकने से इसको क्या क्या फ़ायदा होता है, मदर से इसको मिलता है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देता है प्लासेंटा के थ्रू। इसमें होती हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं विलाई। यहाँ पे कंप्लीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक बात इसमें और हम पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पर ओविडक्ट में जो ओवम था वो वेट करता रह जाए, ओवम इंतज़ार करता रह जाए और स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन ना करे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, इसको अब हम पढ़ते हैं। ये हो गई फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया यूट्रस, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में आता है ओवम। हर महीने एक ओवम आता है, चाहे जिस साइड से आए। तो फैलोपियन ट्यूब में आया ओवम, यूट्रस ने तैयारी की फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। यूट्रस ने कहा कि अभी फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद ये आएगा इम्प्लांट होगा हमारे अंदर, यहाँ पे प्लासेंटा से हमसे ढेर सारा न्यूट्रिशन लेगा, ऑक्सीजन लेगा और एक नया बेबी यहाँ पे बनेगा। तो उस तैयारी में ये जो वॉल्स होती हैं किसकी, यूटेरस की, ये बहुत थिक हो जाती हैं, मोटी, ताकि ये इम्प्लांटेशन करवा सकें, इस कैपेबल हों कि इम्प्लांटेशन हो सके और उसको न्यूट्रिशन दे सकें। वॉल्स थिक हो जाती हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो ये इंतज़ार करेगा 1 से 2 दिन तक। 1 से 2 दिन तक इंतज़ार किया और अगर स्पर्म नहीं आया तो इन सब की उम्मीदें टूट जाती हैं, उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और ये कहती है कि हम अब थिक नहीं रहेंगे। जब स्पर्म आएगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, इम्प्लांटेशन होना ही नहीं है, तो हमारा इतनी तैयारी करके थिक होने का कोई मतलब नहीं है और ये टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाती है। सब कुछ क्या होने लगता है, ब्रेक
डाउन, ब्रेक डाउन, सब कुछ टूटना शुरू कर देता है और ये वजाइना के थ्रू बाहर आते हैं, टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में म्यूकस और ब्लड के फॉर्म में बाहर आना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को, ये जो ब्लीडिंग हो रही है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हर महीने एक बार ओवम आएगा और ये पूरी की पूरी तैयारी होगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होने पे, जब तक फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होगी, तब तक क्या होता रहेगा? हर महीने तब तक क्या होगा? एवरी मंथ क्या होगा? ये इंतज़ार करेगा और फिर थिक होगा और फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी ना होने पर हर मंथ ये टूट टूट के म्यूकस और ब्लड के फॉर्म में वजाइना से बाहर आएगा। इसे हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और हर महीने यही जो साइकिल रिपीट होती रहती है, हर महीने यही जो साइकिल रिपीट होती रहती है, इस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने में एक बार होती है। ये लगभग 28 डेज़ में होती है, जिसमें जो ब्लीडिंग होती है वो 2 to 8 डेज़ की हो सकती है। 2 से 8 दिन तक ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, फिर से तैयारियां शुरू होती हैं, फिर से ये वॉल मोटी होती है और अगले मंथ अगर फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये टूट टूट के बाहर आना शुरू कर देते हैं, फिर से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। तो ये जो हर मंथ ये साइकिल हो रही है, इस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 दिन की होती है, इसमें 2 to 8 डेज़ ब्लीडिंग डेज़ होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या पढ़ेंगे अब हम? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमंस में सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले आ जाती है, और अभी तक जब सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है और मेंटल मैच्योरिटी अभी नहीं आई होती है। दिमाग और मेंटली हम अभी तैयार नहीं होते हैं सेक्सुअल एक्ट के लिए, लेकिन हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है। लेकिन कमी किसकी है? मेंटल मैच्योरिटी की। तो इसकी वजह से कुछ गलत सेक्सुअल एक्ट होते हैं, सेक्सुअल एक्ट कुछ गलत तरीके से होते हैं, सेक्सुअल एक्ट प्रैक्टिसेस में कुछ गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के लिए फिजिकल कनेक्शन होता है, किसमें? मेल एंड फीमेल के बीच में। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के लिए फिज़िकल कनेक्शन होता है मेल्स में और फीमेल्स के बीच में। तो ये फिज़िकल कनेक्शन होने की वजह से बहुत सारे डिजीज़ेस भी ट्रांसमिट हो जाते हैं, डिजीज़ेस ट्रांसमिट होते हैं मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में। बहुत सारी डिजीज़ेस एक दूसरे में चली जाती हैं, बहुत सारी डिजीज़ेस ट्रांसमिटेड होती हैं, किसके थ्रू? सेक्सुअल एक्ट के थ्रू होती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, STDs कहते हैं इन्हें। सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के समय पर फिज़िकल कनेक्शन बनने के कारण एक दूसरे में कुछ डिजीज़ेस भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये डिजीज़ेस चाइल्ड में भी जा सकती हैं, चाइल्ड तक भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। चाइल्ड में ट्रांसमिट हो सकती हैं, मेल में हो सकती हैं और फीमेल में हो सकती हैं। इन डिजीज़ेस का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ये बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिजीज़ेस भी हो सकती हैं,
यानी बैक्टीरियल, और वायरस के थ्रू होने वाली भी हो सकती हैं यानी वायरल। बैक्टीरियल के भी एग्जाम्पल हम देख लें और वायरल के एग्जाम्पल देख लें। बैक्टीरियल से हो सकता है गोनोरिया और सिफिलिस। बैक्टीरियल से हो सकता है क्या? गोनोरिया और सिफिलिस। वायरल से क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं, ये नाम याद रखने हैं, वार्ड्स और HIV। वार्ड्स और HIV। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से जो डिजीज़ होता है उसे हम कहते हैं HIV। ये बहुत ही फेमस वायरस है क्योंकि ये डेथ भी करा सकता है। तो फिर से समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या पढ़ना है, क्योंकि सेक्सुअल एक्ट के समय फिज़िकल कनेक्शन होता है मेल और फीमेल के बीच में, इससे डिजीज़ेस भी ट्रांसमिट हो सकती हैं बच्चों में, मेल में, फीमेल में, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या STD। इन्हें हम कहते हैं STD। ये बैक्टीरियल भी हो सकती हैं और वायरल। बैक्टीरियल का एग्जांपल गोनोरिया, सिफिलिस, वायरल का वार्ड्स और HIV। ये चारों नाम याद रखने ज़रूरी हैं। आगे हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्या होता है? एक तो ये स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचने देते। फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचने देते। तो फैलोपियन ट्यूब तक अगर स्पर्म नहीं जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। एक तो ये प्रेगनेंसी से बचाते हैं, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हैं, ऐसी प्रेगनेंसी जो हमें प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहिए तो उसमें हेल्प करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। दूसरा ये कुछ सम एक्सटेंट तक, कुछ हद तक ये STDs को भी प्रिवेंट करते हैं। सम एक्सटेंट तक क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। किससे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस से बचाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो मेनली 4 तरीके के हैं। पहला है IUCD यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नाम से ही समझ में आ गया, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कहाँ रहेगी? इंट्रा यानी अंदर, यूटेराइन यानी यूटेरस के अंदर। यूटेरस के अंदर एक डिवाइस रख देंगे जो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करेगा। तो इसमें आता है कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है? एक टी जैसा शेप का कॉपर का वायर होता है। इसको हम कहाँ रख देते हैं? यूटेरस के अंदर, इंट्रा यूटेराइन, यूटेरस के अंदर रखते हैं। ये क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देता है, स्पर्म को मोटाइल नहीं रहने देता है, स्पर्म की मोटिलिटी ख़त्म कर देता है। तो स्पर्म चढ़ के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा फैलोपियन ट्यूब तक, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा होता है कॉन्डोम्स। ये आते हैं, फिज़िकल होते हैं, इनको यूज़ करना होता है एवरी टाइम, सेक्सुअल एक्ट के समय यूज़ करना होता है। ये मेल्स के लिए भी आते हैं और फीमेल्स के लिए भी आते हैं। 2 हो गए। तीसरा होता है पिल्स। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी मेडिसिन्स, पिल्स दवाइयाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जिन्हें हम सेक्सुअल एक्ट के समय या उससे पहले ले लेते हैं। फीमेल्स को दिया जाता है सेक्सुअल एक्ट के समय या उससे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए जाते हैं। इससे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ये फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देगा,
तो प्रेगनेंसी फिर से बचा ली गई। लास्ट मेथड होता है सर्जिकल। लास्ट मेथड होता है सर्जिकल। अगर मेल में सर्जरी हुई, मेल में सर्जरी हुई और जहाँ से स्पर्म आ रहा था, हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था उसमें बताया था कि जहाँ से स्पर्म आ रहा था यानी वास डिफरेंस को, उसी को कट करके वहीं पे बाउंड कर दिया जाता है। ये वास डिफरेंस था, ये लेकर जा रहा था स्पर्म, उसको बीच में ही काट के यहीं पे गांठ बांध देते हैं। इस प्रोसेस को मेल में करते हैं, इसे कहते हैं वैसेक्टॉमी। तो अब क्या होगा, अब स्पर्म आगे जाके बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और अगर फीमेल्स में यही चीज़ किया, फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे कट करके बांध दिया, तो इसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। दोनों ही तरीक़ों से गैमीट्स बाहर नहीं आ पाएंगे। तो गैमीट्स नहीं आएंगे तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सर्जिकल जो होते हैं, एक बार काट के बांध दिया तो दोबारा उसे जोड़ नहीं सकते हैं, तो ये परमानेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर ये परमानेंट कराना हो तो ही ये प्रीफर करना चाहिए, वरना ये 3 तरीके हैं उनसे काम चलता है। ठीक है, तो ये हो गए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब अगर प्रेगनेंसी हो गई है, प्रेगनेंसी, ये तो थे प्रेगनेंसी बचाने के तरीके, प्रेगनेंसी बचाने के तरीके थे ये। लेकिन अगर किसी लापरवाही से प्रेगनेंसी हो चुकी है, अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो अब अगर हमें प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए तो 3 मंथ के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हम इस प्रेगनेंसी को सर्जरी के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं। सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू इस प्रेगनेंसी को क्या करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, यानी मेडिकली यानी सर्जरी के थ्रू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन यानी ख़त्म करना, प्रेगनेंसी को मेडिकली ख़त्म करना, इसको हम कहते हैं MTP। सर्जरी के थ्रू इस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इस मेथड का कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी हो गई, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और वहाँ से पता लगाया कि उनका जो बेबी है वो फीमेल बेबी है, और उन्हें अगर फीमेल बेबी नहीं चाहिए तो वो उसे मरवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं इस MTP के थ्रू, जो कि इल्लीगल है, गैर कानूनी है। इल्लीगल, ये गैर कानूनी है, ऐसा करना अलाउड नहीं है। फीमेल को फीमेल जान के मार नहीं सकते। इस काम को रोकने के लिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, यानी जिससे पता चलता है कि मेल है या फीमेल, सेक्स डिटर्मिनेशन है चाइल्ड का, उसे रोक दिया गया है, उसे बैन कर दिया गया है। इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन चाइल्ड का बैन है। हम बच्चे का सेक्स नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं और फीमेल बच्चों को मरवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़त्म होता है और ये पूरा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।